ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं अपना जो यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है, जो सेकंड चैप्टर है, आप लोगों ने देखा भी होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज द फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन में जो है हम लोग बात करते हैं लैडर फ्रिक्शन को लेके। और ध्यान रखिएगा, लैडर फ्रिक्शन के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सॉल्व करना भी बहुत आसान है। कोई नई चीज हम नहीं करेंगे इसमें, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसी चीज को यूटिलाइजेशन करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं दिया होता है, कुछ क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा, कुछ में नहीं भी मिलेगा, तो आपको अपने आप ही बनाना पड़ सकता है। अ लेटर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेटर की लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी, वेइंग 200 न्यूटन, यानी कि लेटर का वेट भी हमें गिवन है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर आपको शो कर रखी है, राइट साइड पे फिगर मैंने बनाया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लेडर इज 0.2, यानी कि वॉल वर्टिकल वॉल और लेडर के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.02 है, सॉरी 0.2 है, एंड दैट बिटवीन फ्लोर एंड द लेडर इज 0.3। बहुत ही केयरफुली ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ध्यान रखना। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट इन फ्रिक्शंस की वैल्यूज को लेने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली हमें ये लेनी है। द लेडर इज इन एडिशन टू इट्स ओन वेट हैज टू सपोर्ट अ मेन वेइंग 600 न्यूटन। कहने का मतलब कि उस लेडर में अपने वेट के साथ साथ एक और आदमी जो है उसको सपोर्ट करना है। कितना वेट दे रखा है उस मैन का, दैट इज 600 न्यूटन। और बताया कि उसकी डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। 3 मीटर कहां से, ये बॉटम एंड है, यहां से 3 मीटर की डिस्टेंस पे कैलकुलेट। और बाद में पूछ रहे हैं हमसे कि कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, टू बी अप्लाइड एट ए टू प्रिवेंट स्लिपिंग, यानी कि स्लिपिंग को रोकने के लिए हमें इस हॉरिजॉन्टल मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जो उसकी वैल्यू को हमें बताना है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं उसको। ये वर्टिकल वॉल है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा फ्लोर हो गया, और ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे लेटर शो कर रखी है, और ये लेटर जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये डायग्राम में आपको ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। कभी कभी अगर मेंशन नहीं होगा तो आपको ये हाइट्स बताएगा कि जो वर्टिकल वॉल पे है ग्राउंड से इतनी हाइट पे टच कर रहा है उसका अपर एंड, और लोअर एंड इतनी डिस्टेंस पे वर्टिकल वॉल से ग्राउंड के ऊपर। तो आपके पास देखिए ध्यान से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना होगा ये, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स पता है कोई भी, आइदर वर्टिकल हाइट दे रखी होगी या लेडर की लेंथ दे रखी होगी, या आपके दोनों वैल्यूज दे रखी होंगी, या बेस दिया होगा, ये लेडर की लेंथ दिया होगा, तो यहाँ से आप इजिली जो एंगल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस लेडर का खुद का जो वेट होगा वो कितना होगा, बता रखा है 200 न्यूटन। कहाँ एक्ट कर रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पे, जो कि कहाँ होता है, लेडर भी क्या एक तरीके से यूनिफॉर्म रॉड ही है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे इसको साइड से तो एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह दिखाई देगी, यानी कि लोअर एंड से हाफ डिस्टेंस। टोटल लेंथ कितनी इसकी 4 मीटर, हाफ डिस्टेंस कितनी होगी 2 मीटर। साथ ही साथ एक मैन जो है वो सी पॉइंट पर खड़ा है, 600 न्यूटन उसका वेट है, और लोअर एंड से उसकी डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जब भी आपको लेडर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम बनते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। फ्री बॉडी डायग्राम आप सभी ने पढ़ाई है कि दैट जितने भी कॉन्टेक्ट सर्फेसेस होते हैं वहां से हमें उस बॉडी को फ्री करना है, और वो हमें इस तरीके से हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, इस लेडर को हमने साइड में या दूसरे मतलब पास में कहीं पे डायग्राम ड्रॉ करिए, लेडर को हमने ड्रॉ किया, और जो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल सरफेस दोनों को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करिए वहां पे जरूर। फिर क्या है, अब देखिए ध्यान से, ये लेडर के साथ जो सी पॉइंट और जी पॉइंट में जो भी वेट है ये हमारे एक्सटर्नली अप्लाइड है, तो ये तो हमने ऐसे ही रहने दी, हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है। अब जो फोर्सेस हमें अप्लाई करने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेडर अगर कभी भी स्लिप करेगी, जैसे ये लेडर रखी है वॉल के साथ में, अगर ये स्लिप करेगी तो इसी तरीके से स्लिप करेगी, कभी भी लेडर ऐसे स्लिप नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो टॉप एंड होगा यहाँ पे बी एंड जो है, जो वर्टिकल वॉल के साथ होगा वो हमेशा नीचे की तरफ को स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल, यानी कि अपर डायरेक्शन में अलोंग दी वॉल। इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ बी हमने यहाँ पे माना अभी कुछ देर के लिए। और इसके बाद में साथ ही साथ इस पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिए जब भी एक कोई शार्प एज किसी कॉन्टेक्ट सरफेस पर लगी होती है या उसके साथ टच में होती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिएक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये 90 डिग्री एंगल हमेशा दिखाइए रिएक्शन के लिए। तो हमने बोला कि इस पॉइंट पे जो रिएक्शन है उसको हमने आर भी बोल दिया।
इसी तरीके से लोअर एंड पे देखिए, इस पॉइंट पर जब ये एंड हमारा बाहर की तरफ इधर को स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा इस पे, इनवर्ड डायरेक्शन में और अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसको हमने बोला Fa। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी Ra, जो कि हमारा अगेन इस कॉन्टेक्ट सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रिएक्शन फोर्सेस के डायरेक्शन हमारे किस तरीके से यहाँ पे डिनोट होते हैं। अब एक और चीज हमसे पूछ रहा है कि हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो कितना अप्लाई करें वहां पे, ताकि जो लैडर है वो स्लाइड ना करें। आपने देखा होगा कभी कभी घर पे आप खुद भी जैसे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह जहाँ पे सीढ़ियां नहीं है अवेलेबल ऑलरेडी, तो हम वहां पे जब लैडर लगा के चढ़ते हैं तो क्या है कि प्रॉपर फ्रिक्शन वॉल और ग्राउंड के बीच में ना होने की वजह से लैडर स्लाइड कर सकती है। या हम उसको वॉल से इंक्लिनेशन जो है वो कह सकते हैं कि अगर हम उसको कम कर दें तब भी लैडर के स्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने किसी छोटे भाई बहन को बोल देते हैं कि नीचे से सीढ़ी पकड़ लो। तो क्या होता है, वो लोग नॉर्मली कोई फोन में बिजी है तो उसने क्या किया, पैर ही लगा दिया। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एटलीस्ट मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो लैडर स्लाइड ना करे। तो सपोज करो जो पर्सन है जो वहां पे होल्ड कर रहा है उसको, उसने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया दैट इज दी स्मॉल पी वैल्यू। अब लैडर इधर स्लाइड कर रही है, इसको स्लाइड करने से रोकना है, तो जाहिर सी बात है जो पी का फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन होगा। अब सब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस को लेके। फ्रिक्शन फोर्सेस हमने यहाँ पे जो लिखे ये कैसे होंगे, हमेशा ध्यान रखिए ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे ये बनाया है, दिस इज एट द स्टेज ऑफ इम्पेंडिंग स्टेट। आप लोगों ने फ्रिक्शन के जो भी आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा कि जो इम्पेंडिंग स्टेट होता है, इम्पेंडिंग स्टेट हमारी वो स्टेट है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट वो जस्ट स्लाइड करने ही वाला है। तो उस स्टेट पे आपको मालूम है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा वो हम क्या पुट करते हैं, स्टैटिक जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, साथ ही साथ उस पॉइंट का जो नॉर्मल रिएक्शन है उनका मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर Fb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू बी इंटू आर बी। ध्यान रखिएगा हमेशा जब हम इम्पेंडिंग स्टेट की बात करेंगे तभी हम इस वैल्यू को रखेंगे दैट म्यू एस इंटू आर आर। और यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा 20, हमने म्यू बी और उसको आरबी रिएक्शन बोल दिया है इस तरीके से। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि Fa इक्वल टू म्यू ए इंटू आरबी जो है वो हमने यहाँ पे इसी तरीके से लिखा। और ध्यान रखना ये डायग्राम हमने इम्पेंडिंग स्टेट पे बनाया, यानी कि लैडर जस्ट स्लाइड करने वाली है। अगर हम उस कंडीशन को रोक लेते हैं तो उससे पहले की जितनी कंडीशन है वो तो अपने आप ही स्टेबल है। तो हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए इस लेडर को, तो आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और अगर इनके लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे बढ़ाएं आगे पीछे कहीं पे भी, तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट। इसका मतलब ये सिस्टम जो हमारे पास है, दिस वन इज अ नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जैसा हम जानते हैं, तो हम उन्हीं को यूटिलाइज करेंगे सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साइन कन्वेंशन फोर्स को लेके और मोमेंट को लेके याद रखिएगा, ऑलरेडी हमने कई बार इनका डिस्कशन किया भी है, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे वहां पे। तो इसी को यूज करके हम बात करते हैं, हमने कंसीडर किया हॉरिजॉन्टल फोर्स पी अप्लाइड है, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हम लोग यूटिलाइज करते हैं F = 0। क्या है इसका मतलब F = 0 का, आप डायग्राम देखते जाइएगा। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एंड पे पी का फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, प्लस Fa भी हमारा राइट साइड में है, और लेडर के ऊपर की तरफ जाएंगे तो बी पॉइंट पर आपको दिखेगा नॉर्मल रिएक्शन जो बी पॉइंट पर लगा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो -Rb = 0। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो FAS की वैल्यू को पुट कर देते हैं म्यू ए इंटू आरबी, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को जब हम बैलेंस करेंगे तो ए पॉइंट पर देखेंगे तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स हमें मिलेगा आर का, फिर 200 लेडर का वेट, 600 जो है आपके पास मैन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे आएंगे माइनस साइन के साथ, साइन कन्वेंशन साथ में देखते जाइए, प्लस जो हमारे पास FB यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एट पॉइंट बी अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव इक्वल टू 0, इसके अलावा और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, और RA प्लस म्यू B इंटू आरबी इक्वल टू 800। इस सबको हमने सॉल्व करके थोड़ा FB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और सॉल्व करके लिखा, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, ध्यान रखिए, दैट इज दी मोमेंट इक्वेशन। अब मोमेंट इक्वेशन जो हमारे पास होगी क्या होगी, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो लोअर एंड है हमारा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से, P और FA दोनों ही इसी लाइन पॉइंट से पास कर रहे हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन, साथ ही साथ RA जो फोर्स है यहाँ पे वर्टिकल, ये रिएक्शन फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास फोर्सेस कौन कौन से बचे, एक तो ये 200 न्यूटन का, एक 600 का, और ये RB और FB, इनके लिए सभी के लिए हमें मोमेंट लिखना है। अब मैं एक एक करके मोमेंट बता रहा हूँ, वही मैंने इक्वेशन में लिख रखे, इन पे समझते जाइए। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं 200 न्यूटन का मोमेंट लूं तो कैसा मिलेगा मुझे क्लॉकवाइज,
अब क्लॉकवाइज इस पॉइंट से डॉटेड लाइन से जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है स्पोर्ट्स के लिए कितनी होगी, ये वैल्यू, और ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से, और इस वाले ट्रायंगल से कैसे मिल जाएगा, एंगल हमें पता है और ये वैल्यू हमें पता है कितना डिस्टेंस है, ये ए से लेके जी तक का 2 मीटर, यानी कि हाफ डिस्टेंस लैडर का टोटल। और आप ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसमें यहाँ पे मुझे सपोज करिए वैल्यू जो है वो एक तरीके से हाइपोटेन्यूज की पता है और ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो परपेंडिकुलर होता है हमारा उसके पास उसकी जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज ए साइन थीटा, और जो बेस होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, ए कॉस थीटा। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉस थीटा के रिलेशंस यूज करें, आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो बेसिक रिलेशंस को जरूर यूज करिए। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, ये मुझे पता है, ये कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ cos 60 वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी बात करें तो ये टोटल लेंथ कितनी है 3 मीटर, और यहां से डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी 3 cos 60, और इस FB के लिए अगर हम बात करेंगे तो FB के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है 4 cos 60, और इस RB के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वर्टिकल, दिस इज 4 sin 60। अब आपको सारी वैल्यूज पता है डिस्टेंसेस की, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 200 और जो भी इसका डिस्टेंस है ये वाला, इसी तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ये भी क्लॉकवाइज देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। डिस्टेंसेस आपको पता ही है, प्रॉपर तरीके से साइन कन्वेंशन यूटिलाइज करके पूरी इक्वेशन लिखी जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस हैं वो अवेलेबल हो गई। आपको जब भी लेडर फ्रिक्शन का प्रॉब्लम मिले तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको इन बिटवीन में इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या काम करिए, तीनों इक्वेशंस लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप किसको किससे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, देखिए मोमेंट इक्वेशन को, तो ये सिर्फ हमारे पास आरबी में अननोन इक्वेशन है, ठीक है ना, म्यू बी की वैल्यू मुझे पता ही है, तो हमने क्या करा इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आरबी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना हो गया 284.68 न्यूटन। जब मुझे आरबी मिल गया तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन में मेरे पास आरबी पुट करने पे म्यू बी मुझे पता ही है आरए मिल जाएगा, और आरए को जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करूंगा तो देखिए म्यू ए मुझे पता ही है, आरबी मैंने निकाल लिया, आरए भी मुझे पता लग गया, तो पी की वैल्यू जो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो लोड होगा, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज 61.76 न्यूटन। ध्यान रखिएगा इसको, इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। अगेन एक लैडर हमें गिवन है, लैडर ऑफ लेंथ कैपिटल एल रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे ध्यान रखिए बोला है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीइंग 45 इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ladder and the ground and that between ladder and the floor या ladder and the wall is 0.5 each, यानी कि वॉल और ग्राउंड दोनों के साथ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमें कितना दे रखी है 0.5। What will be the maximum distance on ladder to which a man whose weight is 1.5 times the weight of ladder may ascend, means चढ़ना, चढ़ सकता है, before the ladder being to slip, यानी कि हमें बताना है कि एक मैन है जिसका वेट जो है वो लेडर के वेट का 1.5 टाइम्स है, तो हमें बताना है कि वो इंसान लोअर एंड से कितनी डिस्टेंस तक जो है वो लेडर पे चढ़ सकता है, तो हमें वो एक्स की वैल्यू चाहिए। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, याद करिए उसको जो हमने किया है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैन बता रखा है कि कहाँ है 3 मीटर की डिस्टेंस में, हमें यहाँ पे ये 3 मीटर जो है ये हमारे पास अननोन वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या करा इसको x मान लिया और बाकी सारी चीजें एज इट इज जैसे यहाँ पे है वो हमने बोल दी। हमने बोला कि मैन लोअर एंड से यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पहुंच रहा है, x डिस्टेंस है वो चढ़ पाता है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि x कितना होगा, आइदर दिस इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट और या आफ्टर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, वो हमें कैलकुलेशन के बाद ही पता लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, लेडर फ्रिक्शन की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको मिलता है तो आपको इन्हीं 3 इक्वेशन से ही उसको सॉल्व करना है। अब देखिए अगेन इसके लिए भी मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर जो फोर्सेस हैं नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन वो भी वैल्यू हमने ड्रॉ कर रखी है, एफबी की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन जैसे हमने प्रीवियस एफबीडी में ड्रॉ किया था सेम उसी तरीके से बताया, और बोला कि सी पॉइंट पर यहाँ से x मीटर की डिस्टेंस पे 1.5 टाइम्स, यानी हमने बोला लेडर का वेट W है तो इसका वेट कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ W, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। और लेडर की जो लेंथ है वो L हमें दे रखी कैपिटल L, यानी कि ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है, कैपिटल L भी गिवन है और W भी हमारे पास गिवन है। कभी कभी ध्यान रखना
कि ये WL की वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल नहीं गिवन होती हैं, बट ऐसा भी होता है कि लेंथ नहीं गिवन है, वेट नहीं गिवन है, तो वो कभी कभी क्वेश्चन में कैंसिल आउट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अननोन, जो हमारे पास ये नोन वैल्यूज है WL, इनके टर्म्स में जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, x की वैल्यू। तो हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखी, दैट इज FA और माइनस RB इक्वल टू 0। ये रहा हमारे पास वैल्यू रखी है FA की, इक्वेशन नंबर 1 बोला हमने इसको। ऐसी समेशन FY इक्वल टू 0 देखेंगे तो RA माइनस W माइनस 1.5W और प्लस का FB ये लिखा है हमने यहाँ पे, और सॉल्व करके थोड़ा सा इसको ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से A पॉइंट के अबाउट मोमेंट, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मोमेंट लेने के लिए डिस्टेंसेस निकाली है, सेम उसी तरीके से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और वो सारी डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखी हैं, और फाइनली हमें यहाँ पे इक्वेशन इक्वल टू 0 करके हमारी ये मोमेंट इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना। अब मोमेंट इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास देखिए फायदा है, एंगल 45 है तो cos 45 और sin 45 की वैल्यूज आपको पता है कि बराबर होती हैं, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड में, sin 45 cos 45 करके, और फिर फाइनली जब आप लिखेंगे तो हमें ये वैल्यू जो है म्यू RB L और RA के टर्म में मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या है, WL मुझे पता है, X अननोन है, RB की वैल्यू मुझे नहीं पता है, L मेरे पास नोन ही है, तो RB को हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए रिप्लेस कर लेते हैं जो हमारे पास नोन टर्म है उनसे। कैसे करेंगे, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करिए, तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास ये गिवन है, यहां से RB की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। RB की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करी, सॉरी RA की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहां से, और इस RA की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पे देखिए RB आपको मिल जाएगा। तो RB जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए राइट साइड पे, तो फाइनली जब सॉल्व करते हुए तो RB की वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलेगी, दैट इज W, कैपिटल W के इक्वल मिल जाएगा। जब हमारे पास RB आ गया तो हमें पता है इक्वेशन नंबर 3 जो है, अगेन हम सॉरी यहाँ हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके RB की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और इक्वेशन 3 में इस RB की वैल्यू को पुट करिए और फाइनली सॉल्व करिए इसको। ये सॉल्यूशन इक्वेशन है नॉर्मल सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको आसानी से, और x की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी, तो फाइनली हमें जो मिला दैट 0.67 जो है टाइम्स कैपिटल L, यानी कि टोटल लेंथ का दिस फ्रैक्शन जो है वो लेडर, हमारी जो रॉड है सॉरी मैन जो है वो इतनी डिस्टेंस से चढ़ सकता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए वैल्यू क्या है, 0.5 से ज्यादा है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे पॉइंट तक वो जा सकता है। तो डायग्राम में जो हमने माना था दैट इज ट्रू, कि मतलब इस तरीके से हम एफबीडी में उसको शो कर सकते हैं, किसी पॉइंट यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है, जो क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है, और आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको बनानी है, और तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनाने के बाद में, ठीक है, पहले एफबीडी बनाइएगा, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखिएगा और देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, और उससे आप इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, तो आप आसानी से क्वेश्चन पढ़िएगा, और ये डायग्राम मैंने दे ही रखा है आपको। यहाँ हमें अल्फा बताना है, इंक्लिनेशन अल्फा की वैल्यू। ध्यान रखिए कभी कभी क्वेश्चन में अल्फा या तो साइन अल्फा कॉस अल्फा के टर्म में आ रहा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सिंगल इक्वेशन बननी है, अगर कॉस अल्फा या साइन अल्फा के टर्म में, या साइन है कॉस के टर्म में बनना है तो कॉस के साइन के टर्म को एक तरफ कलेक्ट करो, कॉस के टर्म को दूसरी तरफ कलेक्ट करो, और उसको 10 के टर्म में बनाओ, 10 अल्फा के टर्म में, और वहां से अल्फा की वैल्यू निकालो। तो उसमें कुछ ऐसा ही बनेगा कि 10 अल्फा के टर्म में जहां तक वैल्यूज आएंगी, और उसके बाद में आप अल्फा जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर उनकी वैल्यूज पूछी है, तो नॉर्मली जो पूछा ए पे ही है, तो आपको ए पॉइंट की रिएक्शन वैल्यू बतानी है कितनी होगी, और अल्फा का वैल्यू जो है एंगल वो बताना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेटर फ्रिक्शन है उसके प्रॉब्लम आपने देखे। नॉर्मली यही 3 इक्वेशन से कोई भी प्रॉब्लम लेटर फ्रिक्शन का अगर आपको मिलता है तो यही 3 इक्वेशन से ही वो सॉल्व होगा। बस आपको इक्वेशन जो है उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आज के लिए।